हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आज 15 अप्रैल 2023 का दिन है और आज जाने वाला हूं मैं परीक्षा देने, एग्ज़ाम देने, जो कि ईयरली का एग्ज़ाम सभी का शुरू हो चुका है लोकल क्लासों का। तो मैं 11th क्लास में पढ़ता हूं, इसीलिए हमारा एग्ज़ाम शुरू हो चुका है। 15 अप्रैल 2023 के दिन अनिवार्य हिंदी का एग्ज़ाम है, तो मैं परीक्षा देने स्कूल में जाऊंगा। तो दोस्तों, मैं पहले रेडी हो जाता हूँ। तो दोस्तों, मैं रेडी हो चुका हूँ और अभी लगभग 11 बज चुके हैं और 11:30 पर हमारा पेपर है। तो दोस्तों, मैं आपको मिलता हूँ 2:45 के बाद, कभी भी मिल सकता हूँ मैं आपसे। और दोस्तों, अभी मैं जाता हूँ स्कूल, फटाफट से मिलता हूँ आपको एग्ज़ाम होने के बाद। तो दोस्तों, मैं स्कूल से एग्ज़ाम देकर आ चुका हूँ। पहले मैं कपड़े चेंज कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ मेरा परीक्षा का पेपर। तो दोस्तों, मैं कपड़े बदल चुका हूँ और खाना वाना खाकर खेत में आ चुका हूँ। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि मैं आपको पेपर बताऊँगा हमारा हिंदी का। तो हिंदी का पेपर मैं आपको बताता हूँ गाय दोस्तों। तो दोस्तों, परीक्षा 2022-23 कक्षा 11वीं विषय अनिवार्य हिंदी अनिवार्य। तो दोस्तों, इसका सबसे पहला इसका प्रश्न था एक गाइस, अपठित गद्यांश था। इसमें ये था, मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। समय वे संपत्ति है जो प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर की ओर से मिली है। जो लोग इस धन को संचित रीति से बरतते हैं वे शारीरिक सुख और आत्मिक आनंद प्राप्त करते हैं। इसी समय संपत्ति के सदुपयोग एक जंगली मनुष्य देवता स्वरूप बन जाता है। इसी के द्वारा मूर्ख विद्वान निर्धन धनवान और अनुभवी बन सकता है। संतोष हर्ष या सुख तब तक मनुष्य को प्राप्त नहीं होता है जब तक कि वे उचित तरीके से समय का सदुपयोग नहीं करता है। समय निसंदेह एक रत्न राशि है, जो कोई उसे अपरिमित और गणित रूप में अंधाधुंध व्यय करता है वे दिन दिन अंकिचन रिक्त हस्त और दरिद्रता होता है। वे आजीवन खिन्न और समय को कोसता रहता है। सच तो यह है कि समय का सदुपयोग करना आत्मोत्थित तथा उसे नष्ट करना एक प्रकार की आत्महत्या है। तो दोस्तों, ये था अपठित गद्यांश और इसके दोस्तों लगभग इसके 8 प्रश्न आए। तो सबसे पहला प्रश्न है, प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर की ओर से कौन सी संपत्ति मिली है। तो दोस्तों, ये सबसे पहला ऑब्जेक्टिव एबीसीडी का क्वेश्चन था। तो इसमें 4 ऑब्जेक्टिव हैं। ए समय संपत्ति, धन संपत्ति, से विद्या संपत्ति या फिर दे बल संपत्ति। तो दोस्तों, इनमें से ए राइट है, समय संपत्ति। मैंने लिखा है दोस्तों, जो राइट है। मैंने चेक भी नहीं किया है राइट है या गलत। अभी अपठित गद्यांश को कहाँ से चेक करें, लेकिन मेरे हिसाब से ये हो सकता है। और दूसरे में था, समय का सदुपयोग करने से क्या लाभ रहता है। तो दोस्तों, समय का सदुपयोग करने से क्या, तो इसमें 4 ऑप्शन है। मूर्ख को विद्या, निर्धन को धन, सभी को आत्मिक आनंद और दे उपरोक्त सभी। तो मैंने दे उपरोक्त सभी लिखा है। अब ये पता नहीं ये गलत है या सही। मनुष्य आजीवन खिन्न कब रहता है, जब वे समय का सदुपयोग नहीं करता। जब वे समय का उपयोग करता है। से दोनों और दे इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, मैंने इसमें लिखा है, जब वे समय का सही उपयोग करता है। और चौथा ऑब्जेक्टिव है, प्रत्येक शब्द प्रति प्लस 1-2 शब्दों के मेल से बना है। प्रयुक्त संधि का नाम लिखिए। तो दोस्तों, मैंने इसमें ए लिखा है, दीर्घ संधि। अभी पता नहीं ये गलत है या सही है दोस्तों, क्योंकि जो पढ़ने वाले होते हैं वो पूरे कॉन्फिडेंस से बता देते हैं कि कौन पास होगा कौन फेल होगा, लेकिन हम ढीठ लोग हैं, हम पढ़ते नहीं हैं। तो चलिए मैं आपको 5वां ऑब्जेक्टिव बताता हूँ। समय का सदुपयोग करने वाले को मिलती है निर्धनता, बेकारी, आलस्य या आत्मोत्थित। तो मैंने द लिखा है दोस्तों। छठा है, उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक है। ए सुख की प्राप्ति, बे समय का सदुपयोग, से समय और हम, और द आत्मोत्थित कैसे करें। तो दोस्तों, मैंने इसमें बे लिखा है। और 7वां, समय को कौन कोसता है। तो दोस्तों, ये कबूतर, अभी मैं कुएं के पास बैठा हूँ तो ये कबूतर आ रहे हैं, इसीलिए उसकी आवाज़ आ रही, तो उसके लिए माफ़ कर देना दोस्तों। समय को कौन कोसता है। तो दोस्तों, मैंने इसमें से लिखा कि जो कोई उसमें अपरिमित और गणित रूप में अंधाधुंध व्यय करता है वे दिन दिन अंकिचन रिक्त हस्त दरिद्रता वे आजीवन खिन्न समय कोसता रहता है। ये लिखा गाइस मैंने। प्रश्न
8वां लेखक के अनुसार मनुष्य को संतोष, हर्ष या सुख कब तक प्राप्त नहीं होता। तो दोस्तों मैंने इसमें लिखा कि दोस्तों इसमें कुछ लिखा, मुझे याद नहीं आ रहा है इसमें लिखा, लेकिन दोस्तों अभी चुप रहना पड़ेगा, इतना टाइम आपके पास नहीं है इसीलिए। फिर नवा क्वेश्चन आया, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो उत्तर पुस्तिका में तो उठे राष्ट्र तेरे कंधों पर, बढ़ते प्रगति के प्राण में, पृथ्वी को रख दिया उठाकर तूने नभ के आंगन में, तेरे प्राणों के ज्वारों पर लहराते हैं देश सभी, चाहे जिसे इधर कर दे तू, चाहे जिसे उधर क्षण में, विजय वैजयंती फेरी जो, जग के कोने कोने में उनमें तेरा नाम लिखा है, जीने की बलि होने में, गहरे घन घनघोर बड़ी सेनाएं तेरा बल पाकर, स्वर्ण मुकुट आ गए चरण तल, तेरे शस्त्र संजोने में, तेरे बाहुंड में वे बल जो गहरी कड़ी तोड़ सके, तेरे दृढ़ कंधों में वे बल जो गिरी से ले होड़ सके। तो इसमें नवा प्रश्न, उठे राष्ट्र तेरे कंधों पर कवि ने किसके कंधों के लिए कहा है। तो मैंने इसमें ब लिखा है सैनिक के कंधों पर, 4 ऑब्जेक्टिव हैं। 10वां, कवि देश को किस ओर बढ़ाने की कह रहा है, प्रगति, विकास, उन्नति या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों मैंने इसमें द उपरोक्त सभी लिखा है। 11वां, स्वर्ण मुकुट आ गए चरण तल में कवि का आशय है, शत्रुओं की जीत से, शत्रुओं की हार से, सुएं की जीत से, सुएं की हार से। तो दोस्तों मैंने इसमें ब लिखा है, शत्रुओं की हार से। फिर 12वां ऑब्जेक्टिव, केहरी कठी से तात्पर्य है, शेर की कमर ए, ब वानर की कमर, स भालू की कमर, द या हाथी की कमर। तो दोस्तों मैंने इसमें शेर की कमर लिखा है मेरे हिसाब से। 13वां प्रश्न, उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक नीचे लिखे विकल्पों में से छांटिए। देश की प्रगति व रक्षा, नवयुवकों का देश, राष्ट्र प्रगति में नौजवानों की भूमिका और दुश्मनों का मुकाबला। तो मैंने स लिखा है दोस्तों इसमें, राष्ट्र प्रगति में नौजवानों की भूमिका। अब 14वां प्रश्न है, प्रगति शब्द का विपरीतार्थक शब्द है, प गतिमगन, ब विनाश, स विकास या द सफलता। तो दोस्तों मैंने इसमें ब लिखा है विनाश मेरे हिसाब से, वरना गलत भी हो सकता है क्योंकि हम ढीठ हैं, हम पढ़ने में चोर है गाइस, हम पढ़ते ही नहीं है। अब 16वां प्रश्न, चरण तल का समास विग्रह का प्रयुक्त समास का नाम लिखो। तो ये दोस्तों मैंने खाली छोड़ा है दोस्तों, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। 17वां प्रश्न, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर सरगर्भित निबंध लिखिए। तो दोस्तों इसमें 4 निबंध दिए हुए थे कि योग भगाए रोग, दूसरा मेरा प्रिय साहित्यकार, बालिका शिक्षा, आज की महती आवश्यकता, और चौथा 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी स्काउट गाइड। तो दोस्तों इसमें मैंने तीसरा बालिका शिक्षा, आज की महती आवश्यकता पर निबंध लिखा है। दोस्तों यहाँ पर चींटियाँ तंग कर रही है दोस्तों, ये कुएं के पास बैठा हूँ ताकि आवाज़ कम आए आवाज़ की, इसीलिए, और कुएं में कबूतर आते रहते हैं दोस्तों। अब 18वां प्रश्न, नगर पालिका परिषद वार्ड संख्या 17 की ओर से मोहल्ले में व्याप्त गंदगी के संबंध में अध्यक्ष नगर पालिका सौजट को पत्र लिखिए, या अपनी ग्राम पंचायत के सचिव की ओर से अधीक्षण अभियंता पाली डिस्कॉम जोधपुर को बार बार हो रही घोषित विद्युत कटौती के संबंध के कार्यपालिका में पत्र लिखिए। तो दोस्तों मैंने इसमें से नगर पालिका का पत्र लिखा है दोस्तों। मैंने उमेश टोटला ब्लॉग चैनल इसीलिए रखा क्योंकि मैं टोटला बोलता हूँ, जब भी मैं स्पीड से बोलता हूँ तो मुझे टोटला बोलना में आता है, तो इसीलिए मैंने उमेश टोटला ब्लॉग के नाम से मेरा ये चैनल रखा है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। 19वां, समाचार लेखन के 6 ककारों से क्या आशय है। तो दोस्तों ये मुझसे खाली छूट गया टाइम के हिसाब से। फिर 20वां प्रश्न, मोबाइल के बढ़ते प्रयोग विषय पर फीचर लिखिए। तो दोस्तों मैंने इस पर पूरा 1 पेज लिखा है। अब वो आपको मैं बता तो नहीं सकता क्योंकि अगर बताऊंगा तो आप सुन के बोर हो जाओगे, इसीलिए मैं प्रश्न ही बता देता हूँ। 22वां प्रश्न, आपके विद्यालय में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया उसका एक प्रतिवेदन तैयार कीजिए। इसका दोस्तों मैंने 1.5 पेज भरे थे। मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है इसीलिए थोड़े पेज भर देता हूँ। तो क्या होता है, पेज भरने से सर सोचते हैं नहीं बंदे ने कुछ लिखा है, इसीलिए वो पास कर देते हैं दोस्तों। अब दोस्तों
23वां प्रश्न, निम्न गद्यांश पद्यांश की सप्रसंग वाक्य कीजिए। तो इसमें दो आए थे, आप किस काम को आए थे। पहला गद्यांश, आप किस काम को आए थे और क्या कर चले। शासन का प्रजा के प्रति कुछ तो कर्तव्य होता है, ये बात आप निश्चित मानते होंगे, सो कृपा करके बतलाइए क्या कर्तव्य आप इस देश के प्रजा के साथ पालन कर चले। क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की कुछ न सुनने का नाम ही शासन है। क्या आप प्रजा की बात पर कभी न देना और उसको दबाकर उसकी मर्जी के विरुद्ध जिद से सब काम किए चले जाना ही शासन कहलाता है। पहला ये दोस्तों ये गद्यांश था। और दूसरा अथवा सब पद्यांश था, सबसे खतरनाक वे आँख होती हैं जो सब कुछ नज़र में देखती हुई भी जमी बर्फ होती हैं, जिसकी नज़र दुनिया की मोहब्बत से चूमना भूल जाती हैं, जो रोज़मर्रा के कर्म को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दुहराव का उलट फेर में खो जाती हैं। तो दोस्तों मैंने इसमें 8वां में जो सबसे खतरनाक है ये वाला पद्यांश लिखा था, ये हमारे किताब में से आया था, वो दूसरा शायद नहीं आया था। आया होगा तो हम पढ़ते नहीं हैं इतने, हम मतलब पागल हैं, हम पढ़ते नहीं हैं, हम पढ़ाई को मायने नहीं रखते हैं। मेरे हिसाब से मैं सोचता हूँ कि पढ़ाई ही सब कुछ नहीं होती है दोस्तों, कि ज़िंदगी में सिर्फ पढ़ाई ही सब कुछ नहीं होती है, और घर वाले कहते हैं कि पढ़ाई ही सब कुछ है। अब 24वां प्रश्न, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी, नमक का दौर कहानी के आधार पर समझाइए। तो मैंने उस पन्ने में समझा दिया, कॉपी में समझा दिया, अब आपको तो समझा नहीं सकता, ये मैंने कर दिया। और 25वां, मोहन के संबंध में बंशीधर तिवारी और रमेश बाबू की सोच में क्या अंतर था, तो ये भी मैंने कर दिया गाइस प्रश्न। 26वां, रजनी अमित के स्कूल क्यों जाना चाहती थी, ये गाइस मुझे अच्छी तरह से याद था तो मैंने पूरा कर दिया। और 27वां, ब्लॉग स्टूडियो को सईदर हैदर रज्जा के लिए क्या योगदान रहा, ये भी मैंने मुझे जितना आता था थोड़ा थोड़ा आता वो कर दिया। और 28वें, वे आंखें कविता का मूल व स्पष्ट, ये भी मैंने थोड़ा सा कर दिया। और 29वां, चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ता में पर बजर गिरे। तो दोस्तों पहले ये मैंने गलत कर दिया, फिर मेरे दोस्त ने बताया तो मैंने सही कर दिया, ये पहले गलत कर दिया ये पर्सन। 30वां, गाइस कवियत्री अक्का महादेवी ने अपना घर भूलने की बात क्यों कही, ये दोस्तों मुझसे खाली छूट गया टाइम के हिसाब से। और अपनी बस्तियों को नंगा होने से बचाइए, ऐसा क्यों कहा गया है, तो दोस्तों ये भी मुझसे खाली छूट गया। और 32वां प्रश्न, रजनी पटकथा के आधार पर रजनी के चरित्र का विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और 8वां, सरकारी विभाग कार्य को मैं तो उन्हें देकर एक दूसरे पर अपना दायित्व टालना जानते हैं, ये प्रश्न मैंने कर दिया। ये हमारे आरो किताब के जामुन के पेड़ जो पाठ है उससे आया था। और 33वां, दुष्यंत कुमार की गजल कविता का मूल भाव समझाइए, अथवा मीरा की भक्ति पर आपने अपने विचार प्रकट कीजिए। तो दोस्तों 33वें में मैंने मीरा की भक्ति पर अपने विचार प्रकट कीजिए ये किया है। और 34वां प्रश्न, राजस्थान में कुइयाँ क्यों बनाई जाती हैं, तो दोस्तों ये मुझे आता था लेकिन मेरे दोस्त ने बता दिया तो मैंने कर लिया, ये मुझे आता था, पूरा नहीं आता था। फिर 35वां, तातुस ने बेबी हालदार की क्या मदद की, ये दोस्तों मुझे आता था थोड़ा सा बहुत, इसीलिए मैंने कर दिया। 26वां, किवाड़ पेंटिंग क्या है, ये दोस्तों ये भी मुझे आता था, थोड़ा सा आता था कि आधा गाइस मैंने उसमें ऐसे ही लिख दिया। और नकल भी की थोड़ी बहुत, वरना ऐसे तो हम करने, ऐसा तो है नहीं कि चुपचाप से करते हैं, ऐसा तो आज तक नहीं किया क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बंदे ऐसे ही होते हैं जनाब। अब दोस्तों 37वां प्रश्न, भारतीय संगीत की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए, अथवा संगीत के क्षेत्र में लता मंगेशकर का स्थान निर्धारित कीजिए। संगीत के क्षेत्र, तो दोस्तों मैंने अथवा में संगीत के क्षेत्र में लता मंगेशकर का स्थान निर्धारित कीजिए ये प्रश्न किया था। तो लता मंगेशकर जी भारत की नंबर 1 गायिका थी चित्रपट संगीत के मामले में, उनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, तो मतलब कि वो बहुत ही अच्छा गाना गाती थी। लगभग उन्होंने कितनी भाषाओं में, ये तो गाना नहीं गाया लेकिन उन्होंने 3200 से ज़्यादा गाने गाए। और अभी उनकी पिछले साल देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया। तो दोस्तों आज का कार्यक्रम यही समाप्त।